गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अपन ने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल है उसका लेक्चर भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। ऑर्गेनिक को भी अपन साथ में पैरेलल लेके चलेंगे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पेपर जो सेकंड है उसकी यूनिट फर्स्ट। आपके टोटल 10 यूनिट है ना। उसमें अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसके अंदर आपके, या मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, सॉरी इसकी 10+2 लेवल की, सेकेंडरी लेवल की, तो उसमें 10 यूनिट दे रखी है। 10 यूनिट दे रखी है तो लगभग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो वेटेज रखती है वो 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। कितने क्वेश्चन का? 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन को डिस्कस क्या करना है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल जो रिसेंटली मॉडल है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, जैसे थॉमसन है, और उसके बाद नील्स बोर की थ्योरी है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और क्या बोलते हैं N+L का रूल है, हब्बो प्रिंसिपल है, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी लॉ है। ये सारे के सारे आपको वहां पे डिस्कस करने हैं, ठीक। उसके बाद पीरियोडिसिटी का भी छोटा सा पार्ट उसमें दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक, ये कैसे क्लासिफाई किया हुआ है वो सारे आपके किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन थ्योरी, ठीक। ये सबसे बेसिक से स्टार्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को आप वन बाय वन अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इनको कंटिन्यूअसली ऐसे मतलब रिलेट करके सीखोगे, जैसे किसकी डिस्कवरी कब हुई और किस टाइम पे हुई, फिर आगे वाली जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, ये सारी क्या एक दूसरे से रिलेट है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको बहुत इसमें आनंद आने वाला है, क्योंकि सारी जो है वो एक दूसरे से रिलेट हो रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाल्टन थ्योरी की। डाल्टन थ्योरी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? डाल्टन थ्योरी के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो एटम का स्मॉलेस्ट, सॉरी, जो किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग टू डाल्टन डिफाइन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स whether an element, a compound or a mixture is composed of a smallest particle या small particle is called atom। यानी सबसे जो स्मॉल पार्टिकल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एटम। डाल्टन थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डाल्टन थ्योरी इन दो लॉ को भी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और ये लॉ कौन से हैं इनको आगे जस्ट अपन अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉ है। उसके बाद इसके कुछ पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। यानी जो एटम है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, या मैं बात करूं जो भी मैटर है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोला उसने? एटम बोला है। कि जो मैटर होता है उसमें छोटे छोटे टिनी पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को क्या बोला इसने? एटम बोला। अभी तक इसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, इसको कोई आइडिया नहीं है। बस इसने ऐसा बोला है कि छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनको एटम बोलते हैं। बट एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करती है कि एटम ये इंडिविजुअल होता है, मतलब आप इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको आप रिएक्शन के अंदर ना तो जनरेट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए कहा गया है कि मास जो पहले था वो मास उसका बाद में रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोस्टुलेट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करता है? प्रूफ करता है। उसके बाद एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो एटम है उसके जो एलिमेंट्स, या मैं बात करूं वो आइडेंटिकल, या अपन बात करें उसका जो केमिकल प्रोपोर्शन है वो क्या रहता है? उसमें सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एटम है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका वेट 23 ग्राम है, जैसे सोडियम में 23 ग्राम, किसी दूसरे के साथ करेगा तो उसका 24 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
जो बिहेवियर है उसका वही रहना है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसा था वैसा ही है। आई बात समझ में? तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, ये स्मॉल होल नंबर में एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, स्मॉल होल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 और ऐसे मतलब रेशियो में चलेगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं है कि 1 1.5 ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट होल नंबर में चलेगा वो। ठीक है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ पोस्टुलेट है इसके। उसके बाद है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कोई सा भी अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसमें एटम का जो प्रोपोर्शन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाए हुए हो। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। आप ये वाटर चाहे रिवर का ले लो, आप ये वाटर चाहे किसका ले लो, समुद्र का ले लो या सी का ले लो, या आप ये टेप नल ले लो, कोई टेप वाटर ले लो, कोई सा भी ले लो आप, जो इसका प्रोपोर्शन है 2:1 यही रहना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट है। अब अपन लॉ को डिस्कस करते हैं, जो लॉ इसने समझाए थे। ठीक है, सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये सिंपल सा है इसका स्टेटमेंट, ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। ठीक है, और एक और बात है, इस यूनिवर्स में ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस यूनिवर्स में एनर्जी और मास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना कि इस यूनिवर्स में एनर्जी और मास के अलावा कुछ भी नहीं है, एक दूसरे में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। और इसके लिए आपने सबसे फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, E = mc² का नाम सुना होगा। मास कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मास में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc²। तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, संसार में मास और एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो क्या है, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो उसको, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और केमिकल रिएक्शन में एक रूप से दूसरे रूप में आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यानी इनिशियल मास वो हमेशा फाइनल मास के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझे अपन, HCl प्लस NaOH प्लस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। अगर मैं HCl का मास की बात करूं तो इसका मास होता है 36.5 ग्राम। अगर मैं NaOH के मास की बात करूं तो ये तो 40 ग्राम। अगर आप इसका NaCl का निकालोगे तो ये कितना होगा, 58.5 ग्राम, यही होगा। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो कितना होगा, 18 ग्राम। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 6, 4 और 3 7। ठीक है, 76.5 ग्राम टोटल दोनों का। और अगर आप इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 76.5 ग्राम। यानी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का जो मास था वही किधर है, प्रोडक्ट में है। तो आप मास को एक रूप से दूसरे रूप में ले जा रहे हो। जैसे पहले HCl और NaOH में था, वो किस में चला गया, NaCl और H2 में। आप मास को एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हो, अदरवाइज इनिशियल और फाइनल कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 ग्राम। O2 है ना, ये कितना होगा, 44 ग्राम। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 44 ग्राम। तो पहले भी मास वही था जो बाद में। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लावोसियर ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो। Many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है, एटम का प्रोपोर्शन होता है, वो फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी मेथड से बना हो या फिर आप उसको किसी और सोर्स से लाए हो। उसके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा।
जैसे एग्जाम्पल से बात करें अपन H2O, H2O को आप चाहे नदी का पानी, चाहे आप नल का पानी लो, चाहे आप तालाब का पानी लो, कोई सा भी पानी ले लो आप, उसके अंदर H2O में H और O का जो प्रोपोर्शन रेशियो रहेगा वो 2:1 ही रहेगा, नेवर चेंज, नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन 7 और H3 सॉरी नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितने 3। चाहे आप इसको किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे आप अमोनिया को किसी भी मेथड से बनाओ, और इसका सबसे बेस्ट मेथड है फॉर्मेशन का हेबर प्रोसेस, ये याद रख लेना। हेबर प्रोसेस से इसको क्या करते हैं अपन बनाते हैं, और हेबर प्रोसेस में FeMO एज ए कैटलिस्ट काम में आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे लिख लिया करो छोटी छोटी चीजों को, हेबर प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है इसका। तो दिस लॉ आल्सो नोन एज ए डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, ये मैंने यहाँ लिखवा दिया था। देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो बोलते ही है भाई, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। वाटर में H2 दो ही रहेंगे, कभी 3 नहीं होंगे, कभी 1 नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी प्राउस्ट ने। ठीक, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज in a chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। इसलिए यहाँ पे नया वर्ड काम में ले लिया कि मास के रूप से वो डेफिनेट रहते हैं। भाई अगर नंबर ऑफ एटम ही सेम है तो मास भी सेम ही रहेगा, इसने दूसरे तरीके से बोल दिया, मीनिंग वही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग वही है। उसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन ने दिया था, गिवन बाय डाल्टन। When two elements combine to form two or more compound, the mass of the element that combined with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio। ठीक है, डेफिनेशन से सही आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड बना रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका जो रेशियो रहेगा, जो कंपाउंड पहले बना है और किसी दूसरे के साथ जो बना रहा है, उसमें जो रेशियो रहेगा वो एक होल नंबर में रेशियो रहेगा। जैसे 1:2 रहेगा, 2:3 रहेगा, 3:4 रहेगा, ऐसा रेशियो रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा 1:1.5 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आई बात समझ में, एग्जाम्पल से समझो। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है 1। अगर इसने मास के रेफरेंस में पूछा तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम होगा, 2 है। और अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या होगा 16 ग्राम। अगर मैं इधर बात करूं तो ये 2 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम। अब आप एक एटम का रेशियो देख लो, आप एक एटम का रेशियो देख लो, होल नंबर में आएगा वो। जैसे मैं ऑक्सीजन का रेशियो देख लेता हूं इस वाले में और इस वाले में, तो कितना आएगा 16:32, तो कितना हो गया 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी इसका रेशियो कितना आ गया 1:2 रेशियो। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, ये है मल्टीपल प्रोपोर्शन लो। उसके बाद NO2 और N2O4, नाइट्रोजन का अगर मैं देखूं तो 14 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम। अगर यहां देखूं नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 ग्राम। तो चाहे आप नाइट्रोजन का रेशियो देख लो, अगर नाइट्रोजन का देखते हो तो कितना आएगा 14 28, तो कितना हो जाएगा 1:2। अगर आप इन दोनों का रेशियो देखते हो 32 और 64, तो कितना हो जाएगा 1:2। सिंपल रेशियो में आ गया ना, देखो 1:2 रेशियो में। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें इनका जो रेशियो रहेगा वो होल नंबर में रहता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद अब अपन बेसिक अपने पार्ट पे चलते हैं, बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो अपने हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। और वो अपना बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, एटम। ठीक है, इसका सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इवॉल्व होते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे सारा और भी दे देता हूँ, फिर वन बाय वन अपन को डिस्कस करना है।
ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसमें प्रोटॉन प्लस क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज कितना रहता है, प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही रहता है। कितना रहता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसके मास की बात करता हूं, इसका मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की है, वो की है गोल्डस्टीन ने। ठीक है, याद रखना प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, और अगर न्यूक्लियस की पूछते हैं आपसे वो, तो न्यूक्लियस की खोज की है किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, उससे इसकी डिस्कवरी है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इस पे अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास क्या रहता है इस पे, 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जस्ट थोड़ा सा इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, जो अपना प्रोटॉन का जो मास होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और अगर मैं इसके मास की बात करूं तो मास कितना होता है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻20। अगर आप ग्राम में नहीं लिखते हो, केजी में लिखते हो, तो कितना हो जाएगा, -31 केजी। अगर आप ग्राम में लिखते हो तो इसमें 3 पावर आप क्या कर दोगे, एड ऑन कर दोगे प्लस के। ठीक है, यहाँ पे कूलम है। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक, तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है। अब अपन को सबसे पहले स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था वो दिया था माइकल फेराडे ने। और ये माइकल फेराडे वही है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसके 2 लॉ आते हैं, और इसने उन्हीं एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था। जो डिपोजिशन वाला लॉ है इसका, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बाहर से बैटरी लगाई, और उनपे इन्होंने क्या करा, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए उनमें जैसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में से आयन एक दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वो डिपोजिट होंगे वहां पे जाके। तो जो आयन डिपोजिट हो रहे थे उन्हीं को देखते हुए इसने यहाँ से थॉट आए थे, उन्हीं को देखते हुए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं हो रही है कि ये जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो रहे हैं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया फिर बाद में माइकल फेराडे ने, वो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट का बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। बाहर इन्होंने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज लगा रखा है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन के लिए जरूरी है। भाई अपन को पार्टिकल को डिस्कस करना है, पार्टिकल की स्टडी करनी है कि एक्चुअल में इसका बिहेवियर कैसा है। तो पार्टिकल को डिस्कस करना है या उसकी स्टडी करनी है तो अपन को आयोनाइजेशन में ले जाना होगा उसको। भाई आप एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी स्टडी नहीं कर सकते आप जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, हाई वोल्टेज लगा दी। हाई वोल्टेज लगाई, प्लस वाला जो पार्ट था उसको एनोड बोलते हैं, माइनस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और इसने एक वैक्यूम ट्यूब ली है जिसके अंदर इसने गैस लोअर प्रेशर पे इसने फिल की है। लोअर प्रेशर इसलिए लिया है इसने कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रहे, वो दूर दूर रहे। पार्टिकल क्या रहे, दूर दूर रहे। ठीक है, इसलिए उसने लोअर प्रेशर लिया है ताकि वो कंडेंस नहीं हो, पार्टिकल दूर दूर रहे, आसानी से इलेक्ट्रॉन का वो क्या करे, एमिशन करे। और जैसे ही इसने गैस पार्टिकल्स लिए हैं वो आयोनाइज फॉर्म में कुछ इस तरीके से आएंगे। तो इसने देखा कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उससे कुछ रेज निकल रही है। और रेज का पता कैसे चला, इसने यहाँ पे फ्लोरोसेंट कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की। और ये जिंक सल्फाइड क्या करती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, ये जो सल्फाइड यहाँ पे S-2 है ये लिया है, ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से कहां जाएगा, दूसरे लेवल में। जैसे ही वो वापस आता है तो वो वहां से क्या करता है, विजिबल रेडिएशन वहां से एमिट करता है। और वो विजिबल रेडिएशन कुछ कलरफुल होती है,
इसलिए इसको फ्लोरोसेंट सब्सटेंस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग क्यों हुई होती है, ये कोटिंग क्या करती है, यहां से अपन को इंडिकेशन देती है कि इधर से कुछ ना कुछ तो पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है। उसने ये एनोड की साइड की थी तो उसने आइडिया दिया ऐसे ही कि कुछ ना कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स हैं या ऐसा कुछ ना कुछ तो आ रहा है जो कहां से जनरेट हो रहा है, कैथोड से जनरेट हो रहा है। कहां से जनरेट हो रहा है, कैथोड से जनरेट। तो उसने इन कैथोड रे को बोल दिया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, इतना सा इसने बोल दिया है, ठीक है। अब ये जो रेज आ रही है इनके कुछ करेक्टरिस्टिक है, वो करेक्टरिस्टिक कौन कौन से, देखो ये कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये कैथोड से किधर की तरफ जाती है, एनोड की तरफ, यानी कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है वो। कैथोड रे आर ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है। ये उन्होंने बाद में देखा जैसे कैथोड रे जा रही है उसके सामने ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक रख दिया तो उस ब्लॉक के सामने उसकी शैडो बन गई, शैडो बन गई, इसका मतलब है कि इनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, इसको हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर आप ब्लॉक रखोगे तो वो इन ये जो रेज आ रही है इनकी वजह से वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये रखते हैं, ठीक है। तो इससे अपन को शेडो बन रही है ना, इससे पता चल रहा है कि ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ में करते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे ब्लॉक रख दिए तो ये ऐसे घूम के भी जा सकती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही गमन करती है। दीज आर पजेजेस सम काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये रेज यहां से निकल रही है, इसके सामने आप मूविंग पेडल रखते हो तो मूविंग पेडल क्या करेगा, घूमने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसको घुमाने के काम में आ रही है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इनके पास सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद दीज आर नॉट विजिबल बट इन द प्रेजेंस ऑफ जेडएनएस प्लेट वी एज्यूम दैट सम काइंड ऑफ रेज आर हिट इन, ऐसे तो ये अपन देख नहीं सकते, इनको ये दिखाई नहीं देगी, ये इनका अपन अनुमान कैसे लगा सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जेडएनएस प्लेट या फ्लोरोसेंट जो कोटिंग की हुई होती है उससे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन या जो रेडिएशन या जो रेज आ रही है उस पर बम्बार्ड होगी, इस पर टकराएगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शो करेगा, ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे अपन को इनका इंडिकेशन मिल जाता है कि कुछ ना कुछ तो वहां से आया है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव लाइक नेगेटिव चार्ज। फेराडे ने क्या किया है, इसके बाहर प्लस और माइनस की प्लेटें लगाई और इसने इनका ट्रेवल देखा कि ये प्लस की तरफ जाती है माइनस की तरफ, तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये किधर जाएगी, प्लस की तरफ, इधर नहीं आ सकती, इधर कैसे आएगी, इधर तो इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। दी करेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ऐसी किसी पूछी जाती है, दी करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे कैन नॉट डिपेंड upon the material of electrode and the nature of the gas present in tube। ये जो कैथोड रे हैं ये ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करती है, आपने गैस कौन सी ली उस पर डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में खुद का अस्तित्व रखते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सी बात है। वो कैसे, समझो इधर, जैसे H2 या मैं बात करूं हीलियम गैस लिया आपने, हीलियम गैस, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हीलियम बनाई H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला हीलियम बनाई H प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये आइडेंटिकल है सारे के सारे, इनमें कोई चेंज नहीं है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को हीलियम प्लस 1 से निकालो, चाहे इलेक्ट्रॉन को आप हीलियम से निकालो, चाहे इलेक्ट्रॉन को हीलियम प्लस 2 से निकालो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सेम है, वो का वो इलेक्ट्रॉन H2 से निकलेगा H2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रोड की कंडीशन कोई सी भी ली है आपने, मटेरियल कोई सा भी उस पर डिपेंड नहीं करता, उसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये तो गैसेज से आयनाइजेशन से मिल रहा है अपन को। और दूसरा यहाँ पे जो गैस ली है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के सारे, इनमें कोई चेंज दिख रहा हो तब बोले। अभी मैं आगे जस्ट पढ़ाऊंगा आपको कैनाल रेज, या फिर अपन बात करते हैं एनोड रेज की, तो एनोड रेज वो पॉजिटिवली चार्ज पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो, यहाँ H2 पॉजिटिव है, यहाँ हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम प्लस 2 है, तो सारे के सारे अलग अलग मास कैरी करते हैं, सबका ट्रेवलिंग पाथ अलग अलग होगा, सबका डिले अलग होगा, टाइम डिले, कोई जल्दी जाएगा कोई लेट जाएगा, क्यों, क्योंकि मास इनका सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना टाइम ये ट्रेवल करने में लगाएगा उतना ही टाइम ये लगा रहा है, उतने टाइम में ये हिट करता है जेडएनएस प्लेट पे, तो इसलिए बोलते हैं कि सारे के सारे इक्वल है, सेम है। आई बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये इंटरेस्टिंग है, जो माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसने इतना आइडिया दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये आइडिया नहीं था किसके पास? माइकल फेराडे के पास। फिर जे थॉमसन भाई साहब आए, इन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन का इसने चार्ज निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पे बीच में मास इसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसने क्या किया, भाई मास भी पता नहीं है इसको, तो इसने क्या किया, E/m का रेशियो निकाल लेता हूं मैं, भाई मेरे को मास नहीं पता इसका कितना है। क्यों? क्योंकि मूविंग पार्टिकल है ना, मूविंग पार्टिकल है तो वो मूव कर रहा है तो मास तो होगा कुछ ना कुछ उसका। तो मास दिक्कत कर रहा था, मास दिक्कत कर रहा था, तो इसने क्या किया, E/m का रेशियो निकाल दिया कि मैं रेशियो निकाल लेता हूं। तो इसने E/m का रेशियो निकाला, तो इसने रेशियो कितना निकाला, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अगर ग्राम में चेंज करोगे तो E/m का रेशियो कितना जाएगा, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। यहां से इसने E/m का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। उन्होंने फिजिक्स के थोड़े कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनकी हेल्प से ये सारा सब कुछ निकाला है उसने। ठीक, उसके बाद E/m का रेशियो मिल गया। उसी टाइम जैसे इसका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन में R.A. मिलीकन ने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं चार्ज निकाल सकता हूं। और चार्ज उसने किस एक्सपेरिमेंट से निकाला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसने निकाला, इसकी वैल्यू किसने निकाली है, तो वो निकाली है ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट से, और वो किसने निकाली है, R.A. मिलीकन ने। और ये जो इसने चार्ज यहां से निकाला वो Q इक्वल टू एनी फॉर्मूले से निकाला, इसका भी खूब लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.59 इंटू 10⁻19 कूलम निकाला है इसने। ठीक है, ये इसने यहां से क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। अब तो सारा काम ही आसान हो गया, जब इसने चार्ज निकाल दिया, E/m का रेशियो आ गया, तो मास निकल जाएगा आराम से। और मास कितना निकल के आया, तो देखो we obtained E/m and E value, so we can also find out the value of mass। आराम से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। E/m की वैल्यू इतनी है, तो E की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कट गया, तो इसका मास है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकला था वो थोड़ा सा, जो मेन जो एक्सपेरिमेंट जो आज अपन करते हैं उसमें जो उसका चार्ज आता है उससे थोड़ा सा कम आया था। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसने उस टाइम ड्यूरेशन में ही इतना एक्यूरेट इसकी वैल्यू निकाल दी थी। आई बात समझ में? ठीक है, ये देखो, after some time accurate value of electron charge we will be find out 1.6 into 10⁻19 coulomb, that is Millikan experiment give best result। यानी मिलीकन ने लगभग सही दिया था ना, 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम, ये नियर बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आज के जो रिसेंट जो भी मेथड उनसे अपन इसका चार्ज निकालते तो वो इतना आता है, उसने भी उस टाइम ड्यूरेशन में 1906 में, उस टाइम ड्यूरेशन में इसने इतना एक्यूरेट इसकी वैल्यू निकाल दी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने देखा सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो किसने किया था, माइकल फेराडे ने। उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिवली होता है तो इसका चार्ज कितना होगा, वैल्यू क्या होगी, ये भी तो समस्या आ गई। तो फिर जे थॉमसन ने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया E/m वैल्यू का, तो उसने E/m वैल्यू उसकी निकाल दी। ठीक है, और वो E/m वैल्यू से अपन ने बाद में मिलीकन के चार्ज की हेल्प से क्या निकाल दिया, उसका मास निकाल दिया। आई बात समझ में? ऐसा का ऐसा काम करना है किसमें, प्रोटॉन में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन को केनाल रेज भी बोलते हैं या एनोड रे भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एनोड रे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। हाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखते हैं अपन, प्रोटॉन सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे हाई अपन ने वोल्टेज लगा रखी है, तो यहाँ पे गैस का आयोनाइजेशन होगा, तो गैस का आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ से गैस के जो पार्टिकल हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इधर जा रहे हैं वो। तो ये जो
पार्टिकल इधर जा रहे हैं, इन्हीं को इसने क्या बोला, केनाल रे, और इसी को क्या बोला, एनोड रे। आई बात समझ में? यही क्या है, केनाल रे और एनोड रे, सिंपल उसके जैसा ही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ काइनेटिक एनर्जी रखती है, सेम उसके जैसी है कुछ प्रॉपर्टीज है ना। ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इट मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट, दैट इज इट हैव पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही इसके बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव के प्लेट लगाते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले की तरफ हमेशा मूव करता है। एनोड रे डिपेंड अपॉन नेचुरल गैस, sorry, anode rays depend upon nature of gas because different gases are produce different positively charged ion। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन चाहे हीलियम गैस लो, चाहे नाइट्रोजन गैस लो, चाहे हाइड्रोजन गैस लो, चाहे नियोन गैस लो, कोई सी भी लो, इलेक्ट्रॉन उससे जो निकल रहा है उसका टाइम ट्रेवल जेड प्लेट पे टकराने का सेम है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो वो गैस के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करे, चाहे कोई सी भी ले लो। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेबल हो गया इनके लिए कि E/M रेशियो, जैसे पॉजिटिव चार्ज तो इन्होंने बता दिया, अब चार्ज कैसे निकाले, E/M रेशियो। तो E/M रेशियो कैसे निकालोगे आप, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा। तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसे तुगड़म लगाया। तुगड़म क्या लगाया इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन हाइड्रोजन एटम को ही ले लेते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसमें बचेगा ही एक प्रोटॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रोटॉन बचा हुआ है, उसी प्रोटॉन को उन्होंने E/M के रेशियो में काम में लिया है। तो देखो इधर दी चार्ज मास रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है। So it fixed on hydrogen atom ion because it contain only one proton. So sometime H plus ion is also called proton. तो आपने देखा भी होगा सॉरी, एसिड बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हो आप, तो आप क्या बोलते हो एसिड के लिए कि दो सब्सटेंस विच रिमूव H पॉजिटिव आयन, या अपन क्या बोलते हैं कि विच